हेलो दोस्तों, सॉल्यूशन बाय पीजे में आप सबका स्वागत है। आज है हमारा किस विषय का सेशन? तो आज हमारा है हिस्ट्री का टॉप 10 प्रश्न। तो इसके पहले भी मैंने हिस्ट्री का टॉप 10 प्रश्न करवाया है, तो आप लोग उस वीडियो को भी पूरा ज़रूर देखिएगा। जो भी सेशन यहाँ होता है रेगुलर चलता है, तो आप लोग रेगुलर सेशन से जुड़िए। टॉपिक वाइज भी आपको करवाया जाता है, तो आप लोग संडे स्पेशल में टॉपिक वाइज भी पढ़िए। सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है, सारा विषय का आपको यहाँ टॉप क्वेश्चन करवाए जाते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिएगा। आइए देखते हैं हिस्ट्री का पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। कलकत्ता शहर के संस्थापक इनमें से कौन है? यानी जो कलकत्ता शहर बसा उसका संस्थापक का नाम पूछ लिया जाता है, तो कौन है? तो ये है जॉब चरनॉक। पूरा नाम है जॉब चरनॉक। अगर वही आपसे पूछ दे कि मद्रास शहर को किसने बसाया था या मद्रास शहर के संस्थापक कौन, तो फ्रांसिस डे। और ये ही कुछ मुख्य शहर हैं जिसका बार बार पूछा जाता है। तो मद्रास का कौन? फ्रांसिस डे। बात करेंगे गेराल्ड आंगियार किस शहर के संस्थापक थे? तो ये बम्बई का। पहले बम्बई ही बोला जाता था, अब ना इसको मुंबई बोला जाता है। तो जब बम्बई था उस टाइम शहर के संस्थापक कौन थे? तो गेराल्ड आंगियर। बात करेंगे लुटियंस किसके? तो लुटियंस हो जाएंगे दिल्ली का, न्यू दिल्ली का। लुटियंस किसके हो जाएंगे? तो न्यू दिल्ली के। ठीक है, तो ये थे संस्थापक शहर के कुछ जो कि इम्पॉर्टेंट हैं और बार बार एग्ज़ाम में आते हैं, इसलिए आप लोग को बताया गया। साथ ही साथ आप लोग यहाँ से जो भी टॉपिक वाइज या फिर आपको टॉप 10 प्रश्न का सॉल्यूशन करवाया जाता है, तो समझिए आपका भी हैंड रिटन नोट्स तैयार हो जाएगा। अगर आप भी साथ ही साथ नोट्स बनाते चलिएगा तो सारे सब्जेक्ट का कलेक्शन आपके पास भी अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन हो जाएगा। अब देखिए हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर, जो कि है धन निष्कासन सिद्धांत किसने दिया था? यहाँ आपसे पूछ लिया गया है कि धन निष्कासन सिद्धांत, और ये भी काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो स्टार मार्क इसको कर लीजिएगा। तो ये किसने दिया था? तो ये दिया था दादा भाई नौरोजी जी ने। किसने? तो दादा भाई नौरोजी जी से। अब देखिए दादा भाई नौरोजी जी से और क्या क्या प्रश्न बनते हैं हम वो जान लेते हैं। तो सबसे एक इनका बुक है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो कौन सा? तो पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये इन्हीं का बुक है दादा भाई नौरोजी जी का, जो कि काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा गया। तो इस बुक को पक्का ध्यान में रख लीजिएगा। अगर पूछेगा कि आप लोग को पता ही होगा कि ये प्रथम पारसी अध्यक्ष भी थे, और आपको हम भारतीय कांग्रेस अधिवेशन पूरा पढ़ाए हैं टॉपिक में संडे स्पेशल में, तो आप लोग पूरा क्लास ज़रूर कीजिए। तो प्रथम पारसी अध्यक्ष भी थे कौन? तो दादा भाई नौरोजी जी। पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया इनके ही किताब का नाम है। और आपसे क्या क्वेश्चन पूछ लेता है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? अगर आपसे पूछ दे कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो वो भी कौन थे? दादा भाई नौरोजी जी थे चुने जाने वाले पहले भारतीय। और ये सब क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस सेशन करते होंगे, कहीं भी आप खुद भी बुक से लगाते होंगे, तो आप लोग को क्वेश्चन मिलता होगा। और उसी से संबंधित और क्या प्रश्न बन सकते हैं जो आप लोग को हम बताते ही जाते हैं। तो देखिए प्रथम पारसी अध्यक्ष हो गए, धन निष्कासन सिद्धांत इन्होंने दिया, पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया का बुक इनका है प्रथम, और ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय भी थे कौन? तो दादा भाई नौरोजी जी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। रामायण पुस्तक का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसका अनुवाद पूछ लेता है कि किसने किया था। तो यानी जो रामायण पुस्तक है उसका अनुवाद किस भाषा में हुआ था? तो फारसी में। लेकिन किया किसने था? तो ये किया था बदाऊनी ने। किसने? तो बदाऊनी ने।
उसी तरह आपसे पूछ लेता है कि भगवत गीता का फारसी में अनुवाद किसने किया था, तो टोडरमल ने। भगवत गीता का फारसी में, ये भी फारसी में, तो भगवत गीता का फारसी में अनुवाद किसने किया था, तो टोडरमल ने। बात करेंगे अगर आपसे पूछ दे कि लीलावती का फारसी में अनुवाद किसने किया था, लीलावती पुस्तक का, तो लीलावती पुस्तक का फारसी में लीलावती का फारसी में अनुवाद किसने किया था, तो फैजी ने। किसने, फैजी ने। उसी तरह सर हिंदी ने क्या किया था, तो सर हिंदी ने अथर्ववेद, चारों वेद आप जानते ही हैं, तो उसमें अथर्ववेद को फारसी में किसने अनुवाद किया था, तो सर हिंद में। ठीक है, तो ये थे कुछ फारसी से अनुवाद वाले। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 में है क्या, दिल्ली सल्तनत का क्रम कौन सा सही क्रम है। ऐसे ही आपको कभी सजाने वाला दे देगा, कभी मिलाने वाला दे देगा, कभी पूछ देगा सही कौन सा है, कभी गलत कौन सा है, तो आपको ध्यान में भी तो रहना चाहिए। तो यहाँ बात करेंगे, जब चारों ऑप्शन आप पढ़िएगा तो इसमें सही क्रम क्या हो जाएगा इसका, हमारा ऑप्शन नंबर ए, पहले गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश और फिर सैयद वंश, उसके बाद सबसे लास्ट लोधी वंश। इसका एक आप ट्रिक याद रख लीजिए, आपको आसानी हो जाएगा। पहले भी हम आपको ट्रिक बता चुके हैं कि गुलाब खिले तो सांस लो, गुलाब खिले तो सांस लो। कुछ चीज़ें ट्रिक से भी याद कर लेना चाहिए ताकि एग्ज़ाम में 1 नंबर हमें मिल जाए। तो देखिए, गुलाब से हो गया गुलाम वंश, खिले से हो गया खिलजी वंश, त से हो गया तुगलक वंश, स से हो गया सैयद वंश और लो से हो गया लोधी वंश। तो ये ट्रिक याद रखिएगा तो आपको इसका क्रम भी याद रहेगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, मिस्र की समकालीन सभ्यता कौन सी है। यहाँ आपसे मिस्र की समकालीन सभ्यता पूछी गई है। अगर आपसे पूछ दे कि चीन की समकालीन सभ्यता, या फिर पूछ दे कि मिस्र की समकालीन सभ्यता, जो कि यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा ही गया है, या पूछ दे आपसे कि मेसोपोटामिया की समकालीन सभ्यता, तो ये तीनों की समकालीन सभ्यता कौन सी है, सिंधु सभ्यता भी है और हड़प्पा सभ्यता भी है, इसलिए ये दोनों आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। अगर आपसे पूछ दे कि सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है, तो ये जानते ही हैं आप लोग कि आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है। किससे, तो आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है। और ये कैसी सभ्यता है सिंधु सभ्यता, तो नगरीय सभ्यता है। ठीक है, और क्या कहता है, हड़प्पा नामक पुरा स्थल भी कहाँ से प्राप्त, हड़प्पा नामक पुरा स्थल भी इसी से संबंधित है, सिंधु सभ्यता से ही। आकाश युगीन सभ्यता भी इसको बोला जाता है। कौन सभ्यता, आकाश युगीन सभ्यता। तो इतना पॉइंट इसमें ध्यान रख लेना है। जैसा क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्यूशन यहाँ दिया जाएगा और आपको टॉपिक वाइज हर विषय का पढ़ाया जाएगा, तो टेंशन मत लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको जो भी एग्ज़ाम के लिए हेल्प बन सकता है किया जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, वर्ण व्यवस्था का वर्णन ऋग्वेद के कौन से मंडल में निहित है। तो आप लोग को पता ही है कि ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है। सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद। और वेद की संख्या अगर आपसे पूछ ले कि वेद की संख्या कितनी है, तो पता ही है कि 4, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद हो जाता है 4। और यहाँ आपसे पूछ लिया गया है कि वर्ण व्यवस्था का वर्णन ऋग्वेद के कौन से मंडल में है। और ये भी जान लीजिए कि ऋग्वेद में टोटल मंडल कितने हैं, तो 10 मंडल। और अगर आपसे पूछ दे कि सूक्त कितने हैं, तो 1028 सूक्त। कितने, तो 1028 सूक्त। और ये पूछा भी गया है। बात करेंगे कि वर्ण व्यवस्था का वर्णन किस मंडल में है, तो ये आपका है ऋग्वेद के 10वें मंडल में। 9वें मंडल में क्या है, तो फिर जब 10वां जाने तो ऋग्वेद का 9वां मंडल में क्या है, तो सोम देवता का वर्णन है। किनका, तो सोम देवता का वर्णन किस में है, तो 9वां मंडल है। तीसरा मंडल में क्या है, तो गायत्री मंत्र। कौन सा मंत्र, गायत्री मंत्र।
और ये देखिए काफ़ी बार पूछा गया है ये तीनों मंडल, तो इसको ध्यान में ज़रूर रख लीजिए। एक रिक्वेस्ट ज़रूर है कि आप लोग नोट्स ज़रूर बनाते जाइए, आपके पास सच में एक अच्छा कलेक्शन क्वेश्चन का तैयार हो जाएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, मेरा सॉल्यूशन कराना अच्छा लगता है, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फरीद खां किस मुग़ल शासक का नाम था? बात कर रहा है आपका कि फरीद खां किस मुग़ल शासक का नाम था। तो ये किसका नाम था? बचपन का नाम था किसका, ये जान लेते हैं। तो ये बचपन के नाम किसका था? शेरशाह सूरी का था। ये बचपन का नाम था शेरशाह सूरी का, ये ध्यान रखना है कि बचपन का नाम शेरशाह सूरी का क्या था? तो फरीद खां। लेकिन इसका शेरशाह सूरी जो नाम पड़ा, ये किसने उपाधि दिया था? शेरशाह सूरी जो था, देखिए ऐसे पूछेगा आपसे क्वेश्चन कि शेरशाह सूरी को क्या उपाधि मिला था? तो शेर खां का। किसका? शेर खां। शेर खां की उपाधि मिली थी। पहले तो फरीद खां था, फिर शेरशाह सूरी बना, फिर इसको शेर खां का उपाधि मिला। और शेर खान का उपाधि कौन दिया, ये भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो ये जो उपाधि देने वाला था, ये था बहार खां लोहानी। खां लगा हुआ है, आप लोग को याद रखेगा। तो बहार खां लोहानी था जो इसको शेर खां का उपाधि प्रदान किया था। अगर आपसे पूछ ले कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है, अब पूछा भी गया है, तो शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो सासाराम में है। आप लोग को पता होगा कि ग्रैंड ट्रैंक रोड भी इसका निर्माण इसने ही करवाया था। किसने? तो शेरशाह सूरी ने। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? तो शेरशाह सूरी। हम बोलते भी जाते हैं, लिखते भी जाते हैं, तो आप लोग आराम से नोट डाउन कर सकते हैं। और इसकी मृत्यु कहाँ हुई थी, ये भी काफ़ी बार पूछा गया। तो कालिंजर में। कहाँ? तो कालिंजर में। ठीक है, अब आइए 8वें क्वेश्चन की ओर। और हाँ, इसमें जैसे कि ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, हुमायूं, तो इससे संबंधित प्रश्न भी कभी आएंगे तो आपको उसके बारे में भी बताया जाएगा, और पहले भी बताया गया है, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी फ़िलहाल यहाँ शेरशाह सूरी से संबंधित प्रश्न जो बनते हैं वो आपको मैंने बताया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे। अर्धनग्न फकीर की उपाधि इनमें से किसे दिया गया था? यानी कि जो अर्धनग्न फकीर किसे कहा गया था? तो ये कहा गया था महात्मा गांधी जी को। और अब आपसे पूछ लेगा कि अर्धनग्न फकीर, तो ठीक है महात्मा गांधी जी को कहा गया था, लेकिन ये उपाधि दिया किसने था? उपाधि कर्ता लिख लीजिए, ऐसे ध्यान में रहेगा कि उपाधि देने वाला। तो उपाधि देने वाला कौन था? विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल, ठीक, यही था जो महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कह के बुलाया था। ठीक है, उसी तरह अगर आपसे पूछ दिया जाए कि तानसेन को कौन सा उपाधि दिया गया था? तानसेन, तो इसको कंठा भरन बानी। कंठा भरन बानी। क्यों? क्योंकि ये संगीत का प्रेमी था, तो इसको क्या कहा? संगीत का प्रेमी भी कहा जाता है। ये संगीत गाता, मतलब खुद गाता भी था, इसलिए इसको क्या उपाधि मिला था? कंठा भरन बानी। और ये उपाधि इसको कौन दिया था? तो ये उपाधि इसको अकबर दिया था। कौन दिया था? अकबर दिया था। आप समझ जाइएगा कि इसका उपाधि क्या है। तो कंठा भरन बानी, और अकबर दिया था किसको? तो तानसेन को। उसी तरह विवेकानंद को कौन सा उपाधि मिला था? स्वामी विवेकानंद। पहले ये सिर्फ विवेकानंद थे, लेकिन इनको उपाधि के रूप में मिला था क्या? स्वामी विवेकानंद। और ये उपाधि किसने इनको प्रदान किया था? तो महाराजा खेतड़ी ने। किसने? मतलब कि कह सकते हैं खेतड़ी के राजा ने, इसलिए महाराजा खेतड़ी के द्वारा इनको क्या किया गया था? विवेकानंद उपाधि प्रदान किया गया था। विवेकानंद जी को कौन सा उपाधि प्रदान किया गया था? स्वामी विवेकानंद। उसी तरह बात करते हैं हरि विजय सूरी। ठीक है, तो हरि विजय सूरी को कौन सा उपाधि मिला था? जगत गुरु। कौन गुरु? तो जगत गुरु। और उपाधि दिया कौन था? तो अकबर। यहाँ देखिए दो
2 ठो को अकबर ही उपाधि दिया था, एक कंठाभरण बानी तानसेन को और एक जगत गुरु हरिविजय सूरी को। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं 9वां क्वेश्चन क्या है हमारा। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो जब बात आ रही है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो ये कब हुई थी? तो 1906 में हुई थी। और कहाँ हुई थी? ढाका में। कहाँ? तो ढाका में। अगर आपसे पूछ ले कि जो ढाका में ठीक है हुई थी, तो ये प्रथम अधिवेशन था, जो कि मतलब क्या कह सकते, वार्षिक अधिवेशन में पहला अधिवेशन था। तो इसका प्रथम अध्यक्ष कौन बना था? प्रथम अध्यक्ष, तो प्रथम अध्यक्ष बना था आगा खां। कौन खां? आगा खां। खां ही आ रहा है, इसके पहले भी शेर खां, बहार लोहानी खां, कोई बात नहीं, हिस्ट्री है तो पढ़ना तो पड़ेगा। तो प्रथम अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? आगा खां। अब देखिए 3 अधिवेशन हुआ था। ठीक, एक हुआ 1906 में हुआ जो ढाका में हुआ पहला वाला, और उसका प्रथम अध्यक्ष कौन हो गया? आगा खां। लेकिन वही जो पूछ देगा दूसरा वाला जो हुआ वार्षिक अधिवेशन, तो ये कब हुआ था? तो ये हुआ था दूसरा अधिवेशन 1907 में, और ये हुआ था आपका कराची में। ये पॉइंट बस याद रख लेना है कि पहला ढाका में, दूसरा कराची में, और कब? तो 1907 में। और तीसरा कब हुआ? तो तीसरा कब हुआ था? तीसरा आपका हो गया था 1909। तीसरा 1909 में हुआ था, या फिर हाँ 1908 में ही हुआ था। और ये कहाँ हुआ था? तो अमृतसर में। ठीक है, और अमृतसर में तीसरा है। अगर आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछ ले कि मुस्लिम लीग ने पृथक निर्वाचन मंडल की मांग किस अधिवेशन में किया था? तो 1908 का अमृतसर अधिवेशन में किया था, जो कि तीसरा अधिवेशन था। ठीक है, तीसरा अधिवेशन में क्या किया था? मांग किया था, पृथक निर्वाचक मंडल की मांग हुई थी। किसमें? तो तीसरे अधिवेशन जो कि अमृतसर में हुई थी। और कब हुई थी? 1908 में। लेकिन मुसलमानों के लिए अगर पूछ दे कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू कब हो गई थी, तब जाके ये होता है 1909 में। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। पृथक निर्वाचन प्रणाली मुसलमानों के लिए कब हो गई थी लागू? तो 1909 में। आप लोग इतना लिखना पॉसिबल नहीं है, तो जितना लिख सकते हैं आप लोग के लिए हम लिख ही देते हैं। ऐसा कुछ ही छोड़ते हैं, तो आप लोग सुन के भी नोट्स डाउन कर सकते हैं। अब आइए, सब चीज़ हम ही कर देंगे, आप लोग खुद कुछ मेहनत नहीं कीजिएगा। तो आप लोग थोड़ा अपने बनाइएगा नोट्स, तो अपना हाथ का नोट्स बना हुआ ज़्यादा बढ़िया होता है ना। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 और आखिरी। भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय अशांति का जनक की बात करें तो ये किसे कहा जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक जी को। ठीक है, और अगर आपसे पूछ ले कि इनको अशांति का जनक कहा किसने था, समझ लीजिए ये भी उपाधि जो दिया था, या फिर जो शब्द ये यूज किया था कि भारतीय अशांति का जनक बीजी तिलक को कहा गया था, तो ये किसने दिया था या किसने कहा था? तो बेलेटाइन सिरोल ने कहा था। अब बाल गंगाधर तिलक के बारे में और क्या, एक इनका नारा बहुत फेमस है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया था? तो ये बीजी तिलक जी ने ही दिया था। इसको ध्यान में आप लोग को होगा पहले से भी, ये हल्का है आप लोगों के लिए। और ये आपको पता ही है, शिवाजी उत्सव गणपति उत्सव महाराष्ट्र में किसने शुरू किया था? अगर आपसे पूछ ले शिवाजी उत्सव या फिर कौन उत्सव? गणपति उत्सव। और ये कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो महाराष्ट्र में। तो किसने किया था? ये किया था बाल गंगाधर तिलक जी ने ही ये भी शुरू किया था।
इनका दो पत्रिका काफ़ी नाम चर्चित रहा था, एक केसरी और एक मराठा। ठीक है, तो ये किनसे संबंधित था? ये भी संबंधित था किससे? बाल गंगाधर तिलक जी से। पत्रिका का कहेंगे तो केसरी और मराठा। देखिए एक बार आपको फिर से रिकॉल कर देते हैं कि अगर भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाता है तो बाल गंगाधर तिलक को। ये कहा किसने था? तो बेलीटाइन सिरोल ने। शिवाजी उत्सव या गणपति उत्सव जो कि महाराष्ट्र में शुरू हुआ था, किसने प्रारंभ करवाया था? तो बाल गंगाधर तिलक जी ने। इनका एक नारा था, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। और केसरी और मराठा पत्रिका के भी संपादक कौन थे? तो यही थे बाल गंगाधर तिलक जी। और आपको पता ही है गरम दल से बिलोंग भी करते थे। जब नरम दल और गरम दल बटा था तो ये किस में थे? तो ये गरम दल में थे, क्योंकि लाल बाल पाल कहा जाता है और बाल से होता है बाल गंगाधर तिलक। तो आज के लिए सेशन में इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉप 10 प्रश्नों का कलेक्शन लेके किसी और विषय के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।